हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 9th दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना कैसे स्टार्ट करता है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब उसको मूव करना है तो हमें उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ती है, और फोर्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दैट इज अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फॉर एग्जाम्पल, अ पुश, अ हिट और अ पुल इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें उस पर या तो पुश करना पड़ेगा, या उसको पुल करना पड़ेगा, या उसको हिट करना पड़ेगा। तो अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स, और ये डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फोर्स क्या होती है? वेन एवर वी पुश और ए पुल एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट्स अपॉन देम एंड मेक्स देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं तो एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो फोर्स क्या क्या काम कर सकती है? फोर्स कैन इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो यदि आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट से किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं फोर्स? कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक बॉलर ने बॉल को फेंका, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, तो उसने उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज कर दिया। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। ज़रूरी तो नहीं कि जिस डायरेक्शन में बॉलर ने फेंका था उसी डायरेक्शन में बैट्समैन उसको हिट कर दे, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और स्पीड भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे स्पीड चेंज हो, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और बैट्समैन या फिर किसी भी गेम के रिस्पेक्ट में दोनों ही चीज़ें एक साथ चेंज हो जाती हैं। अ फोर्स कैन अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। इसके साथ साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, जब आपकी मम्मी आटा को गूंथती हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप भी एक बैलून को प्रेस करके उस पर फोर्स लगा के उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के? अ साइक्लिस्ट यूजेस अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाईसाइकिल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड। काफ़ी फोर्स लगाता है अपनी साइकिल को क्या करने के लिए? स्पीड को बढ़ाने के लिए। हमेशा उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी वो लगा रहा था, ताकि वो अपनी बाईसाइकिल की स्पीड को इंक्रीज कर सके। अगर सेम फोर्स लगाएगा तो वो सेम स्पीड से चलती रहेगी, अगर फोर्स कम लगाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक बेकर है, वो फोर्स का यूज़ करता है ताकि वो डो को शेप दे सके, जिस पर्टिकुलर शेप का वो कुछ भी बनाना चाहता है। एक फुटबॉलर है, वो फोर्स का यूज़ करता है फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एक मैन है, वो फोर्स का इस्तेमाल करता है टू मूव ए स्टेशनरी लॉन मोवर। घास काटने वाली मशीन है, अपने आप चलेगी नहीं, इलेक्ट्रिक वाली नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक वाली है तो भी वो सिर्फ ब्लेड को घुमाती है, उसको पुश तो इंसान ही करता है। तो इन सब केसेस में आप देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट इज, जो फोर्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है आपकी बैलेंस्ड फोर्स, एक है आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? एक ऐसी फोर्स जो दोनों डायरेक्शन से बराबर अमाउंट में लग रही है, उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसल आउट ईच अदर। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी? कैंसल आउट कर देंगी। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में
रहेगा। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे एक टग ऑफ वॉर गेम होता है, उसके अंदर जो आपने रोप ली है वो रोप इधर या इधर मूव नहीं करेगी अगर दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, लेकिन थोड़ा सा उसकी शेप के अंदर स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लग रही है और उसी स्ट्रेच की वजह से कई बार वो बीच में से टूट भी जाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? अगर जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे वो दोनों साइड से अनइक्वल लग रही है तो उसको कहते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। When forces applied on an object are of different magnitude or not in opposite direction so as to cancel out each other's effect is known as unbalanced force। या तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो, या दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ना लग रही हो, क्या पता एक ही साइड से दोनों फोर्स लग रही हो, तो ऐसी फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। दे कैन अल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मोशन में चेंज आता है। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं या उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। दे कैन कॉज एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो चाहे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में फ़र्क आता है। अगर दोनों बच्चे सेम वेट के बैठते हैं इस सीशॉ के ऊपर तो ये लगभग क्या रहता है, बराबर ही रहता है, लेकिन एक तरफ भारी बच्चा बैठ जाए तो छोटे बच्चे को काफ़ी देर तक हवा में रखता है। ऐसा बचपन में हम सब ने किया होगा। यहाँ पे टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल लिया गया, दोनों टीम्स में जो प्लेयर हैं वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए इस गेम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि किसी एक साइड से फोर्स कम या ज़्यादा नहीं हो जा सकता। तो कुछ देर के बाद, मान लीजिए 5 मिनट के बाद, इन लोगों का एनर्जी लेवल कम नहीं होता है, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ये बूस्टअप हो जाते हैं, इनको पीछे से बैकअप कर रहे हैं इनके दोस्त, तो इन्होंने और ज़्यादा फोर्स लगाई, इन्होंने 300 न्यूटन लगाई, इन्होंने 400 न्यूटन, तो कौन सी टीम जीतेगी? ये वाली टीम जीत जाएगी। सो नेट फोर्स से समझते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नेट फोर्स क्या हो रही है। व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन एन बॉडी, जब काफ़ी सारी फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, दे कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू वन कंपोनेंट नॉन एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सभी को प्लस माइनस करके हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नेट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये एक बॉक्स है, एक बच्चा इसको यहाँ से पुल कर रहा है, 2 बच्चे इसको यहाँ से पुल कर रहे हैं, दोनों बच्चे 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, जो तीसरा बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल कर रहा है वो 7 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन, यहाँ पर टोटल कितनी लग रही है? 7 न्यूटन, लेकिन ये तो कैंसिल आउट करेंगी, तो ये इसके 7 न्यूटन को कैंसिल कर देगी, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर? 3 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसको कहते हैं नेट फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। सो एक फोर्स है जो हमेशा एक्ट करती है मूविंग बॉडी के ऊपर या जो बॉडी रेस्ट पे है उसके ऊपर भी करती है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन 2 सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब भी 2 सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे तब एक फोर्स हमेशा देखने को मिलेगी, दैट इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। It always acts in the direction opposite to the direction of the motion of the object। ये फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। यहाँ से हम इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो मोशन हो रहा है आपका राइट साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगती है? जो ये 2 सरफेस हैं, इन दोनों सरफेस के अंदर जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, इन इर्रेगुलरिटीज़ के आपस में इंटरलॉक होने की वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है आपस में, ये इसके ऊपर क्या लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, और ये हमेशा मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 लॉ दिए गए हैं, उसमें से पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस लॉ को समझने से पहले हमको गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखना है। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के मोशन को इन्होंने स्टडी किया था। व्हेन ए मार्बल इज रोल्ड डाउन एन
inclined plane its velocity increases. मार्बल मीन्स आप वो कंचे होते हैं आपने देखे होंगे, कांच के बने हुए होते हैं, बचपन में सबने खेले होंगे गोल गोल से। जब मार्बल को रोल किया जाता है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो नीचे आते टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। रीजन देखेंगे अभी आगे। तो गैलीलियो ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी थी। क्या कहा कि जब ये नीचे आएगी तो नीचे आने के टाइम पे इस पे क्या लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आपने भी कभी स्लाइड के ऊपर स्लाइड किया होगा या फिर किसी वाटर पार्क में गए होंगे तब स्लाइड किया होगा। इनिशियल स्टेज में आपकी स्पीड उतनी नहीं होती है, लेकिन जब आप नीचे पहुंच जाते हैं उस टाइम आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। सो व्हेन ए मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इट इज ड्रॉप्ड डाउन। देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका कुछ एंगल है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका कुछ एंगल है। यहां पे देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा जो एंगल है वो कम है एज कंपेयर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल से। तो यहाँ से अगर बॉल को रोल किया है आपने, उस मार्बल को रोल किया है, वो नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ेगा वो कितनी हाइट अटेन करेगा, इस बॉल जितनी हाइट को ही वो अटेन करेगा। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग एंगल पे करके देखा, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी सेम हाइट को अटेन कर रहा है जबकि दोनों अलग अलग एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। दूसरे केस में जो इंक्लाइनेशन है वो दोनों में क्या कर दी, बराबर कर दी। क्या कर दी, दोनों में बराबर कर दी। तो जो मार्बल है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जो पिछली साइड थी अगर आप उसमें देखें तो आपको क्या दिखेगा कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम कवर किया है, लेकिन हाइट वही अटेन करेगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ रोल डाउन हो जाएगा। दूसरे केस में अगर दोनों का एंगल अगर दोनों का सेम है तो क्या कहता है कि जो बॉल है वो उतनी ही हाइट को अटेन करना चाहेगी, और उतनी ही हाइट को अटेन करने के लिए वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है, बराबर है। तीसरे केस में क्या कहता है, तीसरे केस में कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिक्रीज करते हैं राइट प्लेन में तो जो मार्बल है वो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये जो डायग्राम है ये दोनों स्लाइड्स पे उल्टा है, इसके अंदर आपको एंगल बराबर देखने को मिलेगा, तो वो बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ये जो एंगल था, अगर इस एंगल को हमने कम किया है तो उस हाइट को अटेन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आप इसकी हाइट को फर्दर कम करते जाएंगे, इंक्लाइनेशन को फर्दर कम करते जाएंगे, तो आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे जब जो आपकी इंक्लाइनेशन है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस हाइट को अटेन करने के लिए ये मार्बल थ्रू आउट रोल करता रहेगा, क्योंकि ये हाइट अटेन नहीं हो रही है। इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट मार्बल वुड ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट। जो मार्बल है इसी हाइट को अटेन करने के लिए हमेशा चलता रहेगा। कंडीशन लगाई गई थी कि ये क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो गैलीलियो ने क्या कहा, वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अगर हमें किसी मार्बल के मोशन को चेंज करना है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, तो हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ़ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन दैम। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो उसी स्पीड को कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। बेस्ड ऑन गैलीलियोज आइडिया न्यूटन प्रेजेंटेड 3 लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो के आइडिया के बेस पे न्यूटन ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इट इज एट रेस्ट, या तो अगर वो रेस्ट पे है या अगर वो एक स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इट्स स्टेट्स वुड नॉट चेंज until and unless an external force is applied on it।
वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। Hence we can say that object oppose a state change in their state of motion or rest। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपोज करता है, रोकता है किसको, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। और ऑब्जेक्ट की इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। This tendency of object to remain in the state of rest or to keep moving uniformly is called inertia। वो टेंडेंसी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और मूविंग है तो मूव करते रहना चाहता है यूनिफॉर्मली, इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। एक बॉल है वो रेस्ट पे ही रहेगी हमेशा जब तक कि उसको किक नहीं किया जाता, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जरूरी है क्योंकि बैलेंस फोर्स तो उसके ऊपर लग रही है, इसीलिए वो उसी जगह पे प्रेजेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी स्पीड से कंटिन्यू करेगा और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will tends to remain at rest, and if the object is in motion it will tends to remain in motion until or unless an external unbalanced force is applied on it। ये था आपका फर्स्ट लॉ। हिंदी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करती, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया समझिए। वी फॉल बैक व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आवर बॉडी इज इन द रेस्ट स्टेट एंड इट अपोजेज द मोशन ऑफ द व्हीकल। एक गाड़ी है वो यहाँ पे मूव करेगी तो आपको एक पीछे की तरफ फोर्स महसूस होती है, आप पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, गाड़ी आगे मूव करती है तो उस चीज़ को अपोज करने के लिए आपकी बॉडी पीछे की तरफ पुश हो जाती है। ऐसा ही होता है जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं। वी फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ कार बिकॉज आवर बॉडी अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। हमारी बॉडी गाड़ी के साथ मोशन में है, जैसे ही ब्रेक मारते हैं गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, इसीलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ पुश होती है अचानक ब्रेक लगाने पे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आगे जो पैसेंजर है वो टकरा ना जाए, इसलिए हम सीट बेल्ट वियर करते हैं ताकि वो टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है जी, आप बहुत फोर्स से जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाई है तो सीट बेल्ट उस फोर्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।